गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल से हमने डिफेंस क्लासेज स्टार्ट की थी और कल हमने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात की थी। तो आज हम उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए, यूनिट और डायमेंशन से आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेगा, हो सकता है आपको कभी कभार दो क्वेश्चन भी मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मात्रक एवं विमा। तो देखिए, जब हम यूनिट एवं डायमेंशन पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा राशि के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिटी, कि राशि क्या है। तो देखिए, राशि का बेसिक मीनिंग है या राशियों का बेसिक मीनिंग यह है कि जिसको मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके। अब आप कहोगे कि मात्रात्मक रूप का मतलब, तो जैसे अगर हम जिसको कम ज्यादा के रूप में व्यक्त कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं द्रव्यमान की बात करूं, तो किसी बॉडी का द्रव्यमान ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, तो यानी उसमें कम मात्रा भी हो सकती है या ज्यादा मात्रा भी हो सकती है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या है, एक राशि, यानी जो मात्रात्मक रूप में व्यक्त हो। दूसरा, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो लंबाई भी क्या है, एक मात्रा है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, राशि। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं सागर की, समुद्र की, तो कोई समुद्र कम गहरा हो सकता है, कोई ज्यादा गहरा हो सकता है, तो उसको भी हम मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए वो भी क्या है, राशि है। और अगर मैं वर्ड बात करूं जैसे प्यार है, क्रोध है, तो वो भी कम ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब वो भी क्या है, एक राशि। तो राशि का बेसिक मीनिंग है कि जिसको हम मात्रात्मक रूप में व्यक्त कर सके, जिसको कम या ज्यादा के रूप में व्यक्त कर सके, तो वो क्या कहलाती है, राशि। अब देखिए, जो फिजिक्स में जो राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है। तो देखिए कौन कौन से हैं वो दो प्रकार। तो जो राशि है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, क्वांटिटी। दो भाग कौन से वे, पहला पार्ट हमने डिवाइड कर लिया भौतिक राशियां, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा पार्ट हमने डिवाइड कर लिया अभौतिक राशियां, अभौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो अब देखिए कौन सी तो भौतिक होगी और कौन सी अभौतिक होगी। तो देखिए, भौतिक राशियों का मतलब है कि वे सभी राशियां जिनका मापन संभव हो, जिनको हम माप सकते हैं, वो सभी राशियां कैसी राशियां कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, जैसे द्रव्यमान है, तो बताओ आप द्रव्यमान को माप सकते हो ना, कि 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 1000 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये क्या है, उसका मेजरमेंट करने का तरीका है, उसको आप मेजर कर सकते हो। तो द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि। लंबाई, लंबाई भी आप माप सकते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो लंबाई भी क्या है, एक भौतिक राशि। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो आप बोलते हो ना कि यहाँ का टेम्परेचर 50 है, वहां का 45 है, कहीं का 37 है, तो इसका मतलब तापमान भी क्या है, एक भौतिक राशि। इसके अलावा चाल आप माप सकते हो, तो चाल भी क्या है, भौतिक राशि। तो वे सभी राशियां जिनका मेजरमेंट संभव हो, अर्थात जिनको हम किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, वो सभी राशियां कौन सी राशियां कहलाती है, भौतिक राशि। और जो अभौतिक राशियां होती है, तो देखिए इनका अगर मापन संभव है, तो अभौतिक राशियों का आप मापन नहीं कर सकते, इनका मापन संभव नहीं है, इनको आप केवल महसूस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्स की बात करूं, ब्रह्मांड की बात करूं, तो क्या आप ब्रह्मांड को मेजर कर सकते हो क्या? क्या ऐसा कोई उपकरण है आपके पास जो ब्रह्मांड की साइज बता पाए ना? ऐसा कोई उपकरण नहीं है। तो ब्रह्मांड क्या हो गया, अभौतिक राशि हो गई। अभौतिक राशि की डेफिनेशन, जिसका मापन संभव ना हो। अगर मैं समुद्र की बात करूं या सागर की बात करूं, तो क्या इनका भी आप मेजरमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये भी किस में आते हैं, भौतिक राशियों में। इसके अलावा जैसे प्यार है, तो आप प्यार का मेजरमेंट थोड़ी कर सकते हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो क्या आप ऐसी कोई डिवाइस से बता सकते हो कितना प्यार करती है? हाँ, मात्रा बता सकते हो, कम या ज्यादा। इसका मतलब प्यार राशि तो है, लेकिन कौन सी राशि है, अभौतिक राशि। इसके अलावा जैसे क्रोध है,
खुशी है, कोई खुश है तो आप बता सकते हो कितना खुश है, कम ज्यादा तो बता सकते हो, बट एग्जैक्ट थोड़े बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो भौतिक राशियां तो वे सभी राशियां होती है जिनका मापन संभव हो, और अभौतिक राशियां वे सभी राशियां होती है जिनका क्या हो, मापन संभव ना हो। तो जो राशियां होती है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए जो अब अभौतिक राशि, इनका तो मेजरमेंट संभव ही नहीं है, तो इनके बारे में तो हम क्या पढ़ेंगे, तो इसलिए अभौतिक राशियों के बारे में तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब हम भौतिक राशि से स्टार्ट करते हैं। तो जो भौतिक राशियां हैं उनको भी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए वो कौन से तीन पार्ट हैं। तो अब हम डिवाइड करेंगे भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटी को। उसके तीन पार्ट है। पहला पार्ट है मूलभूत भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशि, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं सीधा डेराइव्ड क्वांटिटी लिख रहा हूं। और जो थर्ड पार्ट है वो है पूरक राशियां, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अब पहले तो हमने क्या किया, राशि को दो भागों में डिवाइड किया, भौतिक और अभौतिक। अब हम क्या कर रहे हैं, भौतिक राशि को तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। भौतिक राशि को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो हम फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप है। पहला है मूलभूत भौतिक राशि। तो देखिए मूलभूत भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती है, वे सभी राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, पूर्णतया स्वतंत्र हो, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बॉडी दी और पूछा कि बताइए इसका द्रव्यमान कितना है, तो क्या आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये बॉडी कहाँ रखी हुई है, क्या इसका टेम्परेचर है, क्या टाइम हुआ है, नहीं ना। आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो क्या इसका द्रव्यमान 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, जितना भी है। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं लंबाई, जैसे मैंने कोई एक वायर दिया और आपसे पूछा कि बताइए इस वायर की लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ क्या है, तो आप ये थोड़े देखोगे कि बताइए पहले तो मुझे ये बताओ इस वायर का टेम्परेचर कितना है, कितने टाइम पर आप पूछ रहे हो। तो क्या करते हैं हम, इनको डायरेक्ट हम बता सकते हैं। तो ये पूर्णतया स्वतंत्र ही है। अब आपने द्रव्यमान पूछा, तुरंत आपने इसका द्रव्यमान बता दिया। आपने और कुछ देखा कि टेम्परेचर कितना है, क्या टाइम हुआ है, नहीं। तो वे सभी राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र हो वो कहलाती है मूलभूत भौतिक राशि। और जो आपकी फिजिक्स होती है उसमें 7 मूलभूत राशियां हैं। कितनी मूलभूत राशियां हैं, 7 मूलभूत राशियां। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहली है द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 मूलभूत राशियां मानी गई है कि आप इनका जब मेजरमेंट करोगे तो आपको किसी भी दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी बॉडी का मास बताओगे तो आपको ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर क्या है, लेंथ क्या है, लंबाई मापोगे तो इन सभी और से क्या है आपको कोई मतलब नहीं है। तो मूलभूत राशियों का मतलब जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, किसी भी अन्य राशि पर निर्भर ना करती हो। जैसे पूछा गया है कि रूम का टेम्परेचर कितना है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस या 28। वहां पे आप ये थोड़ा पूछते हो कि नहीं पहले तो मुझे आप टाइम बताओ, फिर बताओ कि इसमें कितना करंट आ रहा है, फिर बताओ कि इसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है। आप डायरेक्ट टेम्परेचर बता सकते हो। उसी प्रकार करंट का मान अगर आपको पूछा जाए कि किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इस वायर में 5 एम्पियर, 10 एम्पियर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसी सभी राशियां जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर ना करें वो कहलाती है मूलभूत भौतिक राशियां। और फिजिक्स में मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। और ये कौन कौन सी है मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है। क्या बोला,
कि व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी राशियां होती है जो एक या एक से अधिक मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है। तो मुझे बताओ क्या ये स्वतंत्र होगी या परतंत्र होगी? अरे भाई देखो यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय ये तो किसी पर निर्भर नहीं कर रही, इसलिए ये तो क्या है, स्वतंत्र। बट यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि एक या एक से अधिक मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से। तो अगर आप मूल राशियां चेंज करोगे तो क्या व्युत्पन्न राशि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। इसलिए ऐसी जो राशियां होती है वो कौन सी राशियां कहलाती है? परतंत्र। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि हमेशा कैसी होती है? परतंत्र, अर्थात ये किसी दूसरे पर क्या होती है? आश्रित। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैं पूछूं कि चाल, तो चाल का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है 11th क्लास में? दूरी बटा समय। अब दूरी एक लेंथ ही तो है, लंबाई तो है, क्या मतलब मैं इसको लंबाई बटा समय लिख सकता हूं? यस और नो? यस। अब मुझे बताओ लंबाई क्या मूलभूत राशि है? इन साथ में देखो लंबाई नाम लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है? समय। तो समय भी क्या है? मूल राशि। तो देखो ऊपर वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या कहा गया है कि एक या एक से अधिक मूल राशियों के गुणनफल या भागफल से प्राप्त होती है। तो ये मूल राशियों के किससे प्राप्त हो रही है? भागफल से। और अगर बात की जाए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मुझे बताओ चौड़ाई भी तो एक लेंथ है, यानी ये एक मूल राशि के गुणनफल से प्राप्त हो रही है। तो क्षेत्रफल भी क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। इसके अलावा बहुत सारे इसके एग्जांपल है, जैसे त्वरण है, बल है, कार्य है। ये सभी राशियां किस राशियां कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। जो किन पे निर्भर करती है? मूल राशियों पर। ये परतंत्र होती है। और परतंत्र का देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर मैं लेंथ चेंज करूं या टाइम चेंज करूं तो डेफिनेट बात है चाल बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी भाई, ये इस पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये राशियां कैसी राशियां होती है? परतंत्र राशियां। अब हम थर्ड बात करते हैं पूरक राशियों की। तो जो पूरक राशियां हैं वो फिजिक्स में दो मानी गई हैं। पहली है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन एंगल और इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लूं कि समतल कोण क्या है और ठोस कोण क्या है। तो देखिए मैं इनको मिटा रहा हूं। समतल कोण देखिए सबसे पहले तो कि समतल कोण क्या होता है। तो जो समतल कोण है, तो देखो नाम से पता चल रहा है आपको कि समतल कोण यानी किसी तल पर जो कोण बनता है उसको आप क्या बोलोगे? समतल कोण। या इसकी डेफिनेशन में ऐसे दे सकता हूं कि दो रेखाओं के मध्य बना कोण समतल कोण कहलाता है। जैसे दो रेखाएं, ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा, तो जो ये एंगल थीटा है वो क्या कहलाएगा? समतल कोण। और जो समतल कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या। जैसे ये मान लो एक चाप काटा, जैसे मैं इसको नाम एपी दे दूं और ये इसकी रेडियस आर है, तो क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एपी अपॉन आर। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया समतल कोण का। समतल कोण होता क्या है कि दो रेखाओं के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? समतल कोण। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका समतल कोण होता है ना, वो 2 डायमेंशन होता है। आपको पता है तल तल है तो 2 डायमेंशन है। जैसे आप जिस नोटबुक में लिख रहे हो वो समतल का एग्जांपल है, मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो भी समतल का एग्जांपल है। इसमें दो ही तो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस मान लो और एक या मान लो वाई एक्सिस, या एक वाई और एक जेड ले लो। तो समतल कोण हमेशा किसी तल पर बनता है और ये हमेशा क्या होता है? 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय होता है। और इसका फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। तो देखो ये चाप रहा और ये त्रिज्या रही। और अगर आप 2 डायमेंशन का एग्जांपल देखना चाहो तो जो सर्किल है वो आपका 2 डायमेंशन होता है। सर्किल क्या है? द्विविमीय। कभी ये मत समझना कि सर्किल त्रिविमीय है। जो आपका वृत्त होता है वो कितने विमीय होता है? 2 विमीय। अब देखिए नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी? ठोस कोण की। तो अब बात करते हैं ठोस कोण क्या होता है। तो नेक्स्ट सॉलिड एंगल, ठोस कोण। अब देखिए जो ठोस कोण है उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने डेली लाइफ में देखे होंगे। जैसे मैं पहले एग्जांपल से आपको रिलेट करता हूं। आपने गर्मियों के दिनों में तरबूज खाए होंगे, ऑब्वियस सी बात है खाए होंगे। और खाने के लिए आपने किसी गाड़ी से तरबूज खरीदे होंगे। तो आप उस गाड़ी वाले को जाके क्या बोलते हो कि भाई तरबूज दो। तो जब वो तरबूज देता है तो आप उसको पहले क्या बोलते हो कि भाई टेस्ट करवाओ ये तरबूज कैसा है। तो सपोज देखिए ये एक तरबूज है,
ठीक है। तो जो आपको गाड़ी वाला क्या करेगा, गाड़ी वाला चाकू से इसको कुछ इस प्रकार काटेगा, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ना वो उठा के आपको बाहर दे देगा। तो इसकी आप मैं एक अलग इमेज बनाता हूं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार का बन गया ये। तो ये जो एंगल बनता है ना थीटा, ये कहलाता है ठोस कोण, ठीक है। और अगर मैं अदर एग्जांपल से आपको रिलेट करवाना चाहूं तो आपने सॉफ्टी खाई होगी और आपको पता है सॉफ्टी इसी की तरह दिखती है। तो ये रही वो सॉफ्टी जो आपने खाई थी, और ये जो एंगल थीटा है वो क्या कहलाता है, ठोस कोण। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है, वो होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसका मान कितना है। तो मान लिया कि एरिया DA है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R। तो इसका फॉर्मूला होता है DA/R²। किसका फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल का। तो समझ गए होंगे सॉलिड एंगल के दो एग्जांपल दे दिए, तरबूज, सॉफ्टी, या आपने कभी वो देखा होगा कि कोई जोकर का अगर कोई सीरियल वगैरह में उसने जो टोपी लगा रखी है, तो उस टोपी में जो ये एंगल थीटा बनता है वो क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया अपॉन जो इसकी रेडियस है उसका स्क्वायर, तो DA/R²। ये क्या है, ये है सॉलिड एंगल। और जो सॉलिड एंगल होता है वो 3 डायमेंशन होता है। जो आपका प्लेन एंगल था वो तो क्या था, 2 डायमेंशन था, बट जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशन है। और 3 डायमेंशन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे बड़ी आपका स्फीयर, गोला जिसको बोला जाता है। तो याद रखना जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशन होता है और जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो ये था सॉलिड एंगल। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। हाँ, तो देखिए यूनिट क्या है, यूनिट को हिंदी में बोला जाता है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सपोज दैट ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, और मैंने पूछा कि इसका मास कितना है। तो सपोज दैट आपने बोला कि इसका मास 2 kg है। उसी प्रकार आपके पास कोई एक वायर है, मैंने पूछा कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आपने कहा कि भाई इसकी लेंथ 2 मीटर है। तो अब आपको कैसे पता चला कि इस बॉडी का मास 2 kg है और इस वायर की लेंथ 2 मीटर है। तो देखो आपको इससे पता चला होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी बॉडी है जिसका मास है 1 kg। मास कितना है उसका, 1 kg। फिर आपने क्या किया कि इसको इससे कंपेयर किया और आपको पता चला कि ये जो बॉडी है इस बॉडी की कितनी है, 2 गुनी है। तो जब इस बॉडी का मास 1 kg है और ये बॉडी अगर इसकी डबल है तो इसका मास ऑब्वियस 2 kg हो गया। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी स्केल होगी जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अब आपने क्या किया कि इस स्केल से इसको मापा और आपको पता चला कि ये जो आपने वायर ले रखा है वो इस स्केल का डबल गुना है, 2 गुना है। तो अगर डबल है तो फिर जब इसकी लेंथ 1 मीटर है तो इसकी ऑब्वियस कितने मीटर हो गई, 2 मीटर हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में बार बार अंतरराष्ट्रीय नाम क्यों ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो घरेलू स्तर या अलग अलग देशों में मापन के सिस्टम अलग अलग हो सकते होंगे। तो फिर हो सकता है इस बॉडी का मास इंडिया में 1 kg हो और मान लो आप अमेरिका गए और वहां ये 1 kg से कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके मानक फिक्स कर लिए गए, इनके मान फिक्स कर लिए गए। जैसे एक बॉडी फिक्स कर ली गई और बोल दिया कि भैया इसका मास कितना है, 1 kg। अब आप इसको चाहे तो ब्रिटेन लेके जाओ, चाहे लंदन लेके जाओ, चाहे इंडिया लेके जाओ, इस बॉडी का मास हमेशा कितना रहेगा, 1 kg। तो फिर उससे क्या होगा, मापन संभव हो जाएगा। तो मात्रक का मतलब क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन निर्देश मानकों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें मात्रक कहते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा कि निर्देश मान, तो ये जो 1 kg है, 1 मीटर है, ये क्या हो गए, ये हो गए निर्देश मान। तो ये होता है मात्रक की डेफिनेशन। अब देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु डिसाइड्स यूनिट, यानी मात्रकों का निर्धारण कौन करता है, मात्रकों का निर्धारण कौन करता है।
तो एक संस्था है जिसका नाम है CGPM। क्या नाम है? CGPM। और इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है। CGPM की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो ये जो CGPM है वो क्या करती है? वो डिसाइड करती है यूनिट के बारे में कि आपने बोल दिया कि इस बॉडी का मास 1 kg है, तो इसे ये किसने डिसाइड किया होगा? ये डिसाइड किया होगा CGPM ने। इस जो स्केल है इसकी लेंथ 1 मीटर ही है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है CGPM। तो एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मात्रकों का निर्धारण निम्न में से कौन सी संस्था करती है, तो आपको इसके अलावा 3 और संस्थाओं का नाम दे दिया जाएगा, तो वहां पे आपको राइट क्या करना है? CGPM। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की, कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके यूनिट्स होते हैं, जो मात्रक है, वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, और थर्ड है पूरक मात्रक। अब देखो ये 3 नाम आपने थोड़ी देर पहले लिखे थे, और किस में लिखे थे याद हो तो? भौतिक राशियों में लिखे थे ना, कि भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है, मूलभूत भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक राशि। तो देखो मूल मात्रक, तो किसी भौतिक राशि के ही तो आपने मात्रक लगाए होंगे। जैसे लेंथ है, तो लेंथ को आप कैसे लिखते हो? जैसे मैंने एक वायर दिया और पूछा कि इसकी लेंथ कितनी, तो आपने कहा 2 मीटर। इसका मतलब लेंथ है, लंबाई है, तो लंबाई कैसी राशि है? मूलभूत राशि। और उसके आपने साथ में जो मीटर है वो क्या है? मात्रक। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी जो भौतिक राशि होती है उसको हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्वांटिटी। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है NU। Q बराबर क्या आ गया? NU। थोड़ी सी इस पे लाइट आने जाएगी, Q बराबर NU का मतलब क्या है? तो देखिए Q का मतलब तो है राशि, ठीक है। n का मतलब है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u का मतलब क्या है? मात्रक, यूनिट। तो देखो हर एक भौतिक राशि आपको इसी फॉर्म में मिलेगी। आप कहोगे कैसे? बताइए। तो देखिए आपको मैंने कहा एक बॉडी है, इसका मास बताइए, तो आप कितना बताओ? मान लो आपने कहा कि इसका मास 3 kg है, तो मास है, तो मास को मैं एक बार क्यों लिख दूं? कोई राशि तो है, या मास लिखना चाहो तो m लिख लो, इज इक्वल टू 3 kg। अब मुझे बताओ 3 क्या है? संख्यात्मक मान, और केजी क्या है? मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का तरीका है NU, हमेशा याद रखना, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो देखिए मूल मात्रक, तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगाए जाते हैं उनको आप क्या बोलोगे? मूल मात्रक। तो मुझे बताओ मूलभूत राशियां कितनी है? 7। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए मूल मात्रक कितने होंगे, तो क्या 8 होंगे? नहीं, अगर मूलभूत राशियां 7 है तो मात्रक भी कितने होंगे? 7। और आप 7 राशियों को जानते हो तो उनके मात्रक भी आप लिख लो। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला। और आखिर क्या बच गया? पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है उसको बोला जाता है मोल। ठीक है, तो 7 मूल राशियां हैं, वो तो कितने मूल मात्रक हो जाएंगे? 7 मूल मात्रकों की डेफिनेशन, कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। तो मेरे हिसाब से अब व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मूलभूत राशियों के जो मात्रक लगते हैं वो अगर मूल मात्रक होते हैं तो फिर मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक लगते हैं उनको आप क्या बोलोगे भैया? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक के एग्जांपल, व्युत्पन्न राशियां तो बहुत ज्यादा थी, तो व्युत्पन्न मात्रक भी क्या हो जाएंगे? बहुत हो जाएंगे। जैसे पहला मैंने एग्जांपल आपको याद हो तो चाल दिया था, तो चाल क्या था?
लंबाई बटा समय, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। उसी प्रकार मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। इस प्रकार बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बल है, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण को क्या लिख सकते हो आप, लंबाई बटा समय स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक लगते हैं उनको आप क्या बोलोगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो अपूरक मात्रक, पूरक राशियों के जो मात्रक लगते हैं, पूरक राशियों के जो मात्रक लगते हैं उनको आप क्या बोलते हो, पूरक मात्रक बोलते हो। अब मुझे बताओ पूरक राशियां कितनी हैं, दो, तो पूरक मात्रक भी कितने हो जाएंगे, दो। कौन कौन सी है, पहली तो है समतल कोण और दूसरी क्या है, ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, याद रखना। और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको एस आर से प्रदर्शित करते हो। तो समतल कोण का मात्रक तो होता है रेडियन और ठोस कोण का मान क्या होता है, स्टेरेडियन। तो यह है यूनिट्स के प्रकार। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हिंदी में बोला जाता है मात्रक पद्धतियां। तो जो मात्रक पद्धतियां हैं वो चार है। कौन कौन सी, CGS, APS, MKS और चौथी है SI सिस्टम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो इनमें ये बनता है कि ये कहां डेराइव हुई, कहां इनका निर्माण हुआ। तो जो CGS सिस्टम है वो फ्रांस से आया है। ठीक है, जो APS है वो ब्रिटिश सिस्टम है, यानी ब्रिटेन से आया है। MKS है वो फ्रेंच सिस्टम है। और SI क्या है, इंटरनेशनल है, यानी ये तो हर जगह ही मान्य है, ये कोई स्पेसिफिक एक जगह से डेराइव नहीं हुआ है। तो CGS कहाँ की, मतलब कहाँ डेवलप हुआ, फ्रांस में। APS ब्रिटेन में, MKS फ्रेंच में और SI क्या है, इंटरनेशनल। अब देखिए CGS, तो इनके फुल फॉर्म में इनका मतलब छुपा हुआ है, देखिए कैसे। तो जो CGS की फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, APS की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकेंड। MKS की फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड। और SI की बाद में बात करेंगे, पहले इनकी देखिए। तो अब मुझे बताओ, आपने देखो सेंटीमीटर पढ़ा होगा, किसका यूनिट होता है सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर में आप किसको मापते हो, अरे लंबाई को ही तो मापते हो ना, तो L लेंथ। ग्राम किसको मापते हो, द्रव्यमान को, मास को। और सेकंड में आप किसको मापते हो, टाइम को। तो CGS का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, CGS। अब मुझे बताओ APS फुट है, तो फुट किसको शो करती है, लेंथ को। पाउंड किसकी यूनिट है, मास की। और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। उसी प्रकार मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। किलोग्राम मास की और सेकंड किसकी है, टाइम की। तो अब जिस प्रकार आपने CGS की डेफिनेशन बनाई या CGS के बारे में लिखा, उसी प्रकार आप APS के बारे में भी लिख सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ऐसा सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है, APS। MKS जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है, वो क्या कहलाता है, MKS। और जो SI है वो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS। यानी हिंदी में मैं बात करूं तो MKS का परिवर्तित रूप है। क्या है, परिवर्तित रूप। यानी यहां पे तो देखो
मास, लेंथ और टाइम, तीन ही राशियों के बारे में बात की है, लेकिन आपको पता है कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां। तो इसमें जो 4 मूल राशियां बच गई ना, उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, प्लस 2 पूरक राशियों को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वो क्या बन जाता है? एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है, एमकेएस का परिवर्धित रूप है, कि इसमें हमने क्या कर दिया, 4 तो जो मूल राशियां बच गई उनको ऐड कर दिया, जैसे विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इसके अलावा इसमें हमने 2 पूरक राशियां समतल कोण और ठोस कोण को ऐड कर दिया। तो वो क्या बन जाता है? एसआई सिस्टम। तो भैया ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियां 4 है। ये भी ध्यान रखना कि ये कहां डेवलप हुई, तो सीजीएस फ्रांस में हुई, एपीएस ब्रिटेन में हुई, एमकेएस फ्रेंच सिस्टम है, और एसआई जो सब जगह मान्य है। अब देखिए हम कुछ व्यवहारिक मात्रकों की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मास के, द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रकों के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में। तो आप जानते हो, देखिए 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम में किलोग्राम पूछूं तो क्या 10 की पावर -3 नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। 1 मिलीग्राम की बात करूं तो 10 की पावर -6 किलोग्राम हो जाएंगे। यस और नो? इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो बताइए आप, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर मैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अर्थ के द्रव्यमान की, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। अगर मैं सन का द्रव्यमान बताऊं तो जो सन का द्रव्यमान होता है वो होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है CSU, चंद्रशेखर मात्रक। याद रखना, कौन सा मात्रक? चंद्रशेखर मात्रक। और चंद्रशेखर मात्रक का फॉर्मूला होता है 1.4 ms। यहाँ ms क्या है भाई? यहाँ ms है मास ऑफ सन, यानी सूर्य का द्रव्यमान। तो बताओ सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। तो क्या ये 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg नहीं हुआ? हो गया। तो कभी कभार पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर मात्रक किसका मात्रक है, या इससे किसको मेजर करते हो? तो 4 एग्जांपल दे दिए, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय और तापमान। तो आप राइट क्या करोगे? द्रव्यमान। तो चंद्रशेखर मात्रक किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू मास ऑफ सन। सन का मास कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। इसके अलावा जैसे 1 AMU, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, और इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था 6c12 है। तो इसका मान 1.6602 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई AMU की, एटॉमिक मास यूनिट की। तो कुल मिला के द्रव्यमान के इतने यूनिट्स है जो आपको याद रखने हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 की पावर -3, 1 मिली में 10 की पावर -6। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान, सन सूर्य का द्रव्यमान, एक चंद्रशेखर मात्रक हो गया, इसके अलावा एक एटॉमिक मास यूनिट हो गई। तो यह है कुल मिला के द्रव्यमान के मात्रक। अब हम बात करते हैं लंबाई के मात्रकों की। अब हम किसकी बात करते हैं? लेंथ की, लंबाई के मात्रकों की। तो आपको पता ही है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। इसके अलावा 1 नैनोमीटर तो 10 की पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम तो 10 की पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर तो 10 की पावर -12 मीटर। तो ये सब आपको याद रखने हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -3, माइक्रो में 10 की पावर -6, नैनो में -9, एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10, पिको में 10 की पावर
12 मीटर। इसके अलावा अगर मैं इसमें दो बात करूं मात्रकों की, तो एक तो हो जाएगा आपका खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक जिसको एयू बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। और खगोलीय मात्रक क्या होता है? खगोलीय मात्रक होता है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी, और वो होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कितनी होती है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और पूछा जा सकता है कि खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है, तो याद रखना किसका मात्रक है? लंबाई का। होता है क्या है खगोलीय मात्रक? एक बार आपके पेपर में यह भी पूछा गया था कि खगोलीय मात्रक निम्न में से किन के मध्य की दूरी है, तो एग्जाम्पल जैसे आ गया सूर्य पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य और ग्रह, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी को आप क्या बोलते हो? खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, और इसका मान होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 1 लाइट ईयर। अब देखिए कभी कभार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? वर्ष। तो कभी एक जैसे एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, और वहां पे पहला ही ऑप्शन दिया होता है समय। तो हम बहुत खुश होते हैं कि वाह एक नंबर सीधा ही मिल जाए, और हम समय को सही कर देते हैं। तो समय तो गलत हो गया भाई। देखो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लेंथ का, लंबाई का। तो ध्यान रखना, कभी ये मत कर देना कि प्रकाश वर्ष को आप ज्यादातर क्या देखते हैं कि वर्ष है, तो वर्ष तो किसका मात्रक होता है? समय का। तो यहाँ पे समय ऑप्शन कर देते हैं सही, और ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब इसके पास एक लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट होती है एक पारसेक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.26 प्रकाश वर्ष। ये लंबाई या दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक, और इसका मान कितना होता है? 8.26 प्रकाश वर्ष। तो याद रखना, एक तो खगोलीय मात्रक किसको मापता है? लंबाई को। प्रकाश वर्ष किसको मतलब मापता है? लंबाई को। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? एक चंद्रशेखर मात्रक पढ़ा, वो किसको मापता है? द्रव्यमान को मापता है। तो यह थी यूनिट के बारे में जानकारी। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है जो आपके नेवी एयरफोर्स में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है वो डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।